हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लाइव क्लासेस। तो आप बताइए आज जो है साउंड का क्या प्रॉब्लम है और वीडियो का क्या प्रॉब्लम है, मतलब कि क्लियर आवाज आ रही है आप लोगों के पास? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। साउंड आप लोगों तक ओके है, क्लियर है? नमस्ते नमस्ते हेमा। ओके ओके ओके। चलिए फटाफट ज्वाइन होइए, आज क्लास दिया जाए। कल वही डिस्टर्बेंस हो गया था, नेट की प्रॉब्लम बहुत कल थी। जयप्रकाश जी, ओके ओके। रविकांत उपाध्याय, गुड इवनिंग। चलिए भाई, टाइम पर आप लोग तत्पर है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। राहुल कुमार जी, ओके। राज सिंह, गुड इवनिंग। विवेक कुमार प्रसाद। चलिए भाई फटाफट ज्वाइन होइए। गुड इवनिंग विवेक जी। तो क्लास स्टार्ट किया जाए। ओके ओके। देखिए हम लोग आज जो है एडवांस मैथ का जो है एडवांस मैथ का तीसरा डे है, आज जो है हम लोग का यानी कि पार्ट 3। हम लोग 2 दिन इसमें क्लास ले चुके हैं और बहुत कुछ सीखे हैं। तो हम लोग ट्रायंगल पर जो है अपने क्लास को ओवर किए थे और उसमें मैंने बहुत सी चीजें बताया, जैसे कि उसमें कितने केंद्र होते हैं इसके बारे में बताया और उसकी डिफिनेशन भी क्लियर कराया। आज जो है ट्रायंगल में आपको जो है एक चीज नया सीखने को मिलेगा कि जैसे कोई लाइन का किसी लाइन पर प्रक्षेप क्या होता है। जैसे रेखाखंड का किसी रेखा पर प्रक्षेप। प्रक्षेप का मतलब होता है प्रोजेक्टाइल, मतलब कि जैसे आप लोग छाया देखे होंगे, किसी चीज की परछाई बनती है तो परछाई को एक तरह से हम यहाँ प्रक्षेप समझ सकते हैं। और इसका मीनिंग ये है। गुड इवनिंग यूसुफ जी, गुड इवनिंग। चलिए क्लास में ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। तो किसी रेखा खंड का किसी रेखा पर प्रक्षेप क्या होता है आपको आज ये समझना है। जैसे अगर मैं पूछूं कि ये क्या है तो आप लोग क्या बोलेंगे? ये जो चीज दिख रहा है ये क्या चीज है? लाइन है, ठीक है। ये लाइन है, रेखा है। और एक और भी डायग्राम में बना रहा हूं, जो यहाँ पर मैं ए बी इसको लिखा हूं। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ए बी जो है एक रेखा खंड है, लाइन सेगमेंट है। और एल एक क्या है? लाइन है, ठीक है। तो इसमें जो है इस रेखाखंड AB का इस तरह से लिखेगा। AB का रेखा L पर प्रक्षेप क्या होगा? यानी इस रेखाखंड AB का इस रेखा L पर प्रक्षेप क्या होगा आपसे पूछा है। तो प्रक्षेप का मीनिंग यह है कि इस रेखाखंड के दोनों एंड पॉइंट से हम इस रेखा पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब 90 डिग्री पर हम इस पर ड्रा करेंगे और यहां से भी एक परपेंडिकुलर लाइन इस पर ड्रा करेंगे। तो एक पॉइंट आकर M पर गिर गया है और एक पॉइंट आकर N पर गिर गया है। तो इस MN को रेखाखंड AB का L पर प्रक्षेप कहा जाता है। यानी कि यहां पर प्रक्षेप क्या हो गया? MN। तो किसी रेखाखंड का किसी रेखा पर प्रक्षेप ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? उसके दोनों एंड पॉइंट से उस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और उस लाइन पर जितने भी भाग उस पर कट जाएगा वह भाग ही उस रेखाखंड का प्रक्षेप कहलाता है। क्या आप लोग क्लियर है, समझ पाए हैं इस चीज को? जी बहुत बढ़िया।
कोई बात नहीं, समझ गए आप लोग। अब किसी भी रेखाखंड का किसी रेखा पर प्रक्षेप आपसे पूछा जाए तो आप हमें आशा है कि बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है, तार्किक क्वेश्चन। गुड इवनिंग अनंत श्रीवास्तव जी, गुड इवनिंग। सुनिए, ये बताइए, ये रेखा को मैं और तिरछा कर दूं, तिरछा, ध्यान सुनिएगा, इस रेखा को मैं तिरछा कर दिया होता तो बताइए प्रक्षेप बड़ा होता कि छोटा? अगर रेखाखंड को तिरछा कर दिए होते तो प्रक्षेप की लंबाई क्या होगी? छोटा हो जाएगी। इसका मतलब ये प्रूफ हो रहा है कि रेखाखंड जितना ही दिए गए रेखा के लंबवत होती जाएगी उतना ही प्रक्षेप छोटा होता जाएगा, और जितना ही पैरेलल होगी उतना ही परछाई इसकी जो है प्रक्षेप जो है बड़ा होगा। जैसे मैं अभी इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूं। जैसे एक रेखा एल हो गया, एक ये देखिए ए बी है रेखाखंड, इतना ही बड़ा एक और ड्रॉ कर रहा हूं, ये हो गया ए बी, और एक और इतना ही बड़ा खींच रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा और इसको जो है वर्टिकल कर दे रहा हूं, ए बी। अब आप देख सकते हैं इसका प्रक्षेप जब हम गिराएंगे तो इस तरह से एम एन ये प्रक्षेप हो गया। जब यहां से हम प्रक्षेप गिराएंगे तो ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रक्षेप थोड़ा सा इससे छोटा हो गया। इसका अगर प्रक्षेप गिराएंगे तो इसका प्रक्षेप देखिए और छोटा हो गया। तो जैसे जैसे यह पैरेलल से वर्टिकल होता जाएगा लाइन, उसकी जो है प्रक्षेप जो है घटता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो आपसे पूछ सकता है कि प्रक्षेप की लंबाई सबसे न्यूनतम कब होती है? तो देखिए, जब यह रेखाखंड एकदम सीधा हो जाए, परपेंडिकुलर, एकदम परपेंडिकुलर हो जाए, तो इसे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो यहीं पर गिरेगा, और यहां वाला भी परपेंडिकुलर यहीं पर गिरेगा, यानी एम और एन दोनों एक पॉइंट पर हो जाएंगे, और प्रक्षेप का मान हो जाएगा 0। तो बताइए प्रक्षेप का मान 0 कब होगा? जब रेखाखंड दिए गए रेखा के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? ओके। और रेखा की प्रक्षेप पे सबसे मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम होगा जब पैरेलल होगा तब, एम एन। तो ये 2 पॉइंट एकदम फोकस कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। डिग्री पर छोटा होगा, प्रभात पांडे जी 45 डिग्री पर छोटा होगा, लेकिन उतना छोटा नहीं होगा जितना कि लंबवत। लंबवत पर सबसे छोटा होगा 0, और पैरेलल पर सबसे बड़ा होगा एम एन। तो एक बार रिपीट मैं कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। 180 डिग्री घुमा देंगे ना भाई, आप 180 डिग्री की बात कर रहे हैं, 180 डिग्री का मतलब ये फिर जो है पैरेलल हो जाएगा। अब पैरेलल होगा तो फिर प्रक्षेप मैक्सिमम हो जाएगा, 180 पर मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें 2 पॉइंट इसमें मिला है, ध्यान दीजिएगा। जब समांतर रहेगा, जब समांतर रहेगा रेखाखंड तो मैक्सिमम प्रक्षेप की लंबाई होगी, ठीक है, मैक्सिमम। और जब लंबवत होगा रेखाखंड तो मिनिमम का मतलब सबसे कम जो है इसके प्रक्षेप की लंबाई होगी 0। तो अगर ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई है तो एक बार यस लिखिए, ताकि मैं कुछ आपसे क्वेश्चन इस पर पूछकर क्लियर कर सकूं। ठीक है, चलिए। तो मैं एक ट्रायंगल इसमें बना रहा हूं, ए बी सी, ठीक है, और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दे रहा हूं यहां पर। ये मान लीजिए कि ये है आपका एल, ठीक है। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर समझ गए हैं पिछला टॉपिक तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। बीसी पर ए बी का प्रक्षेप कितना होगा? चलिए कोई जवाब दे। बीसी पर ए बी का प्रक्षेप, नाइन्टी डिग्री। आप लोग डिग्री में जवाब देने लगे भाई, एकदम उल्टा चीजें समझ गए हैं। ठीक है,
आप लोग डिग्री की यहां से कहां से बात आ गई भाई? हमने पूछा कि बीसी पर, तो बीसी आपका रेखा हो गया। एबी का प्रक्षेप पूछ रहा है, ये एबी है ना। तो ये बताइए बी तो पहले ही से इस पर गिरा हुआ है, बी पहले ही से इस पर गिरा हुआ है, बस ए से लंब इस पर गिरा दिए तो एल को आके गिरा। तो बताइए एबी का प्रक्षेप बीएल हुआ ना, बीएल। मिनिमम भी नहीं बोलना है दीदी। अब आप लोगों को शायद समझ में आ गया है कि प्रक्षेप का मतलब एक लंबाई होती है, ना कि डिग्री होता है, एंगल होता है। अब समझ में आया? चलिए तो एक बार और बताइए, एक बार और बताइए। एसी का बीसी पर प्रक्षेप बताइए, एसी का बीसी पर प्रक्षेप। एलसी, बहुत बढ़िया, एलसी। देखो भाई, मैंने एसी का पूछा हूं बीसी पर प्रक्षेप, तो ए से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए एल पर, और सी तो पहले ही से इस पर गिरा हुआ है, और कहां गिराएंगे, इसलिए सी से इस पर गिराया गया प्रक्षेप सी ही होगा पॉइंट, इसलिए एलसी होगा। आंसर क्या होगा? एलसी। अगर आप लोगों को ये बातें समझ में आई तो यस फिर लिखिए कि मैं एक और दूसरा ट्रायंगल बनाऊं। ओके ओके, चलिए चलिए यहां पर मैं एक ट्रायंगल बना दिया हूं, फिर पी क्यू आर, और मैंने यहां पर एक ड्रा कर दिया फिर लाइन एस, लंबवत लंबवत ड्रा किया। मैं पूछ रहा हूं पी क्यू का आर क्यू पर प्रक्षेप का मान होगा, बोलिए। पी क्यू का आर क्यू पर प्रक्षेप, पी क्यू का आर क्यू पर प्रक्षेप, तो पी से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, और क्यू से गिराएंगे तो क्यू पर गिरेगा तो एस क्यू ना होगा। देखिए अभी कुछ लोग आर एस बोल रहे हैं, कुछ लोग पी एस बोल रहे हैं, अब एस क्यू बोले हैं आप लोग। एस क्यू, रचना सिंह, एस क्यू सही है। तो देखिए भाई एक ही चीज समझाया गया सबको, लेकिन अलग अलग अर्थ लगा ले रहे हैं आप लोग। अब मैं इसको और बारीकी से बता रहा हूं, देखिए PQ का, ध्यान से सुनिएगा, PQ का यानी जिसका प्रक्षेप पूछ रहा है उसके दोनों पॉइंट से लंब गिराना है। तो बताइए P से लंब हमने गिरा दिया तो S पर गिरा है, और Q से लंब कहां गिरा के ले जाओगे भाई? Q तो Q पर पहले ही से गिरा हुआ है, तो आपका प्रक्षेप हो गया SQ ना, या QS। तो देखिए इस ट्रायंगल में जो है एक टॉपिक छूट गया था, उसे ट्रायंगल कवर नहीं हो पाया था। तो अब प्रक्षेप आप लोगों का क्लियर हो गया है, किसी रेखाखंड का किसी रेखा पर प्रक्षेप बता सकते हैं। ओके, चलिए एक और चीज, अब इसमें हम लोग दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं एडवांस मैथ का, ये सर्किल। सर्किल के बारे में सब कुछ आज क्लियर होगा। सर्किल को हम लोग हिंदी में वृत्त बोलते हैं, ठीक है। तो वृत्त का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन जो है क्रिएट करेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है, वृत्त किसे कहते हैं, अगर हमें बताना पड़े तो कैसे बताएंगे। तो देखिए एक मैं निश्चित बिंदु लिया हूं, क्या लिया हूं? निश्चित बिंदु लिया हूं, और इससे 5 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लिया हूं, और 5 ही सेंटर पर बहुत से पॉइंट मैंने लेने लगा, ठीक है। 5 ही सेंटर पर मैंने बहुत से पॉइंट लेना शुरू कर दिया, बहुत से पॉइंट मिल गए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, बहुत से पॉइंट मैंने लिया एक निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर 5 सेंटीमीटर लिया, और बहुत से बिंदु लेने के बाद जब इन बिंदुओं को मिलाने की कोशिश किए तो एक स्ट्रक्चर हमारे सामने आया, एक फिगर हमारे सामने आया। इसी फिगर को नाम दिया गया सर्किल यानी कि वृत्त, ठीक है। अब इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे डेफिनेशन, तो देखिए किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर
रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ, बिंदुपथ का मतलब उसका लोकस, मार्ग, रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। क्या आप लोग इस डेफिनेशन को बोल पाएंगे? एक बार और सुन लीजिए, सुन लीजिए। किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। जैसे एक बार और देखिए, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ठीक है। अब यह निश्चित बिंदु जो है, जो यह निश्चित बिंदु मैं बोल रहा हूं, इस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा गया। क्या बोला गया? सेंटर ऑफ द सर्किल। यानी जो हम निश्चित बिंदु लिए हैं, एक बार और शुभम जी बोल रहे हैं कि एक बार और, अभी नहीं समझ में आया। चलिए, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। यानी कि द लोकस ऑफ पॉइंट, द लोकस ऑफ इक्विडिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्किल। यानी कि किसी फिक्स पॉइंट से इक्वल दूरी पर जो भी हम पॉइंट लेंगे, उसके लोकस को यानी पथ को, मार्ग को सर्किल कहते हैं। ठीक है। ये निश्चित बिंदु क्या कहलाएगा? वृत्त का केंद्र। और ये निश्चित दूरी क्या कहलाएगी? वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ द सर्किल। और ये बिंदु का जो मार्ग तैयार हो रहा है, इस मार्ग की लंबाई को बोलते हैं परिधि, यानी कि सर्कुम्फ्रेंस इसको बोल सकते हैं, सर्कुम्फ्रेंस ऑफ द सर्किल, या हिंदी में परिधि इसको बोला जाता है। तो सर्किल के साथ साथ मैंने 3 डिफिनेशन और आपको क्लियर कर दिया। सेंटर क्या है, रेडियस क्या है और परिधि क्या है। कोई आपसे पूछता है कि सेंटर क्या है सर्किल का, तो कहेंगे कि उसके डिफिनेशन में जो निश्चित बिंदु लिया जाता है वह वृत्त का केंद्र है, जो निश्चित दूरी ली जाती है वह वृत्त की त्रिज्या है। नीतू फिर से, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, एक निश्चित बिंदु, ये क्या लिया हूं? निश्चित बिंदु से समान दूरी, ये क्या ले रहा हूं? समान दूरी। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। वृत्त का डिफिनेशन क्लियर हो गया। इस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। इस समान दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, जिसको इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, और इसको आर से डिनोट करते हैं, आर से रेडियस। और सेंटर को ओ फॉर ओरिजिन से डिनोट किया जाता है। और ये निश्चित जो मार्ग तैयार हुआ, इस मार्ग की लेंथ को परिधि कहते हैं, या सर्कुम्फ्रेंस बोलते हैं इंग्लिश में, परिधि इसको कहते हैं, या एक तरह से आप परिमाप भी कह सकते हैं। अब ठीक है, ओके। तो आपने वृत्त का डिफिनेशन क्लियर कर लिया, इसके रेडियस भी समझ गए, और केंद्र और परिधि सब क्लियर हो गया। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। अब थोड़ा सा बाद में, कई बार हो गया रिपीट, एक बार बाद में बताएंगे इसको। दूसरा टॉपिक देखिए, अब वृत्त से रिलेटेड कुछ परिभाषा। वृत्त हम लोग अगर समझ गए हैं तो इसमें और भी क्या क्या डिफिनेशन आता है बता रहा हूं। वृत्त का व्यास, व्यास का मतलब होता है कि जो इसका सेंटर है, सेंटर से ये जो सेंटर से जो रेखाखंड खींची जाती है और वृत्त को 2 बिंदुओं पर जाकर टच करता है, ये तो इस मतलब कि इस भाग को जो ये यहाँ पर ड्रा किए हैं, इसी को बोलते हैं व्यास। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्यास क्या है, तो इसका डिफिनीशन तो बताने के लिए आपको एक और डिफिनीशन जानना पड़ेगा। ठीक है ना? कैसे? देखिए, ये वृत्त है, तो वृत्त पर स्थित किसी भी 2 बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं तो इसको बोलते हैं चौड़, जीवा। क्या बोलेंगे? जीवा, वृत्त की जीवा है।
तो जीवा जैसे जैसे ऊपर जाएगी ये बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, फिर बढ़ गई या उसके बाद घटने लगती है। तो उसकी मैक्सिमम जीवा जो होती है, सबसे बड़ी जीवा, उसी को वृत्त का व्यास कहा गया है। तो बताइए सबसे बड़ी जीवा कहां से गुजरेगी? सेंटर से। तो इसके डिफिनेशन अब तैयार कर लिए। किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। दूसरा डिफिनेशन, वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा व्यास कहलाती है। क्लियर है? निधि सेंटर आपका क्लियर? सेंटर बताएं, बता रहा हूं, एक मिनट, सारे फिगर को एक साथ रहने दीजिए। ये हो गया आपका केंद्र, ये हो गया आपका परिधि, और ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया वृत्त। ठीक है, और ये जो लेंथ हो गई क्या हो गई? त्रिज्या। अब बताइए आप लोगों को किस में दिक्कत है? केंद्र ओके है? कोई पूछे केंद्र किसे कहते हैं, तो कहें कि निश्चित बिंदु को केंद्र कहते हैं। वृत्त में जो निश्चित बिंदु है केंद्र होता है। त्रिज्या क्लियर है? जो निश्चित दूरी ली जाती है उसे वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, निश्चित दूरी को त्रिज्या कहते हैं। परिधि, इस मार्ग की लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। ये भी क्लियर हो गया। और वृत्त का डिफिनेशन हो गया, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु पद वृत्त कहलाता है। दूसरा टॉपिक, दूसरा आपका हो गया जीवा। चार्ट ऑफ सर्किल। चार्ट ऑफ सर्किल क्या है? देखिए, किसी भी वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को, कोई भी वृत्त हो उस पर दो बिंदु कहीं भी ले लीजिए आप, चार्ट बोलते हैं शुभम जी। वृत्त को चार्ट बोलते हैं, CHORD। ठीक है, तो वृत्त पर कोई भी अगर दो बिंदु लेते हैं तो इनको मिलाने से जो ये रेखा बनती है, रेखाखंड, इसको बोलते हैं जीवा। बोलिए जीवा क्लियर है? टोटल लंबाई को परिधि कहते हैं। यस यस। तो जीवा का डिफिनेशन एक बार सुनिए, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं। ठीक, अब आते हैं हम तीसरी पॉइंट, व्यास। डायमीटर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, डायमीटर। तो देखिए, वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। या एक और डिफिनेशन है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, क्योंकि इससे बड़ी जीवा आप कहीं ड्रॉ नहीं की जा सकती है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये बताइए, O से A तक जो लंबाई दिख रही है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? O से A तक की लंबाई को क्या बोलेंगे? त्रिज्या। बहुत बढ़िया, त्रिज्या है R। तो बताइए ये भी तो है त्रिज्या। तो हम देख रहे हैं कि डायमीटर में दो त्रिज्या शामिल हो जा रही है। ठीक है, रेडियस। संदीप यादव जी, यस त्रिज्या। तो ये बताइए, इस डायमीटर में दो त्रिज्या हो गया, तो एक फार्मूला भी आप याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं कि व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। इसका मतलब व्यास को हम कैपिटल D से डिनोट कर दें तो 2 इंटू R, यानी D बराबर 2R भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके रचना, ठीक है। तो आप लोगों का ये जीवा क्लियर हो गया, व्यास क्लियर हो गया। कोई डाउट है तो यस नो लिखिए कुछ। ओके है, चलिए अब इसमें हम आते हैं चौथा टॉपिक, ये आर्क यानी कि चाप। इसको आर्क बोलेंगे, ठीक है ना। ये आर्क क्या है? देखिए, किसी वृत्त पर, किसी वृत्त का के परिधि पर अगर दो बिंदु लिए जाए तो ये वृत्त पर की परिधि पर की जो लंबाई ये दिख रही है,
इस लंबाई को बोलते हैं आर्क। यानी कि किसी वृत्त के परिधि के टुकड़े को, किसी वृत्त के परिधि के टुकड़े को आर्क कहते हैं, यानी कि चाप कहते हैं। तो अगर ये बताइए, मैं कहूं कि ए बी क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैं कहूं कि ए बी क्या है तो क्या बोलेंगे आप लोग? तो यहाँ तो चूंकि दिख रहा है तो आप समझ जा रहे हैं कि आर्क है, लेकिन वृत्त पर मैं कहूं कि वृत्त पर दो बिंदु स्थित है, ए और बी, तो ए बी को क्या बोलेंगे? तो कोई लड़का समझ लेगा कि ए बी ये है, ये है। तो अगर इसको समझ लेंगे ए बी, तो ये क्या हो जाएगा? जीवा। लेकिन जो लड़का इसको समझेगा, जो स्टूडेंट इसको समझेगा, वो कहेगा कि चाप, ये भी क्या है? चाप है। तो दोनों में डिफरेंस को हम लिखने का तरीका बता रहे हैं। अगर जीवा रहेगा तो सिंपल ए बी लिखेंगे, लेकिन अगर ये चाप है तो ए बी के ऊपर ये आईब्रो देख रहे हैं ना, आईब्रो, आईब्रो लगा देना है ताकि पता चले कि ये चाप है। चाप का आर्क होता है, आर्क आईब्रो के जैसा होता है, इसलिए इस पर इस तरह का डायग्राम बना देते हैं, तो कोई समझ लेता है कि यह ए बी जीवा नहीं होगा बल्कि क्या है? चाप है। बोलिए, क्लियर है? ओके। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा कि कहीं भी मैं अगर जीवा बोलूंगा तो पी क्यू ऐसे लिखिएगा, लेकिन वही बोलूंगा कि चाप पी क्यू, तो पी क्यू लिखकर उसके ऊपर ऐसे बना देना है आपको। ठीक है? तो आपका ये डिफिनेशन भी क्लियर हो गया कि वृत्त का चाप क्या होता है। ठीक है ना? आगे बढ़े? ओके, चलिए। अब इसमें जो है अगला टॉपिक हम लोगों को समझना है वृत्त की स्पर्शी, यानी टेंजेंट ऑफ द सर्किल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्किल। ठीक है? तो टेंजेंट ऑफ द सर्किल का मतलब ये होता है कि जैसे ये सर्किल हमने ड्रॉ किया, सर्किल हमने ड्रॉ किया, तो इस पर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, जैसे यहां पर मैंने पी पॉइंट एक लिया, पी, तो एक रेखा मैं ऐसा खींचना चाहता हूं जो केवल पी पर टच करे और किसी बिंदु पर टच ना करे, तो इस लाइन को ही बोलते हैं इस वृत्त की स्पर्शी। जैसे यहां पर मैं नाम रख दूं कि ये पीक्यू रेखा है, पीक्यू, इसको रहने दीजिए, मैं अलग पॉइंट सी नाम दे दिए। तो इस पीक्यू रेखाखंड को इस वृत्त की क्या बोलेंगे? स्पर्शी। ठीक है? तो इसके डिफिनेशन हम दे रहा हूं, एक बार सुनिए। वह रेखा जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है, वह वृत्त की स्पर्शी कहलाती है। वह रेखा जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर काटता है या स्पर्श करता है, दोनों बोल सकते हैं, वृत्त की स्पर्शी कहलाती है। कभी स्पर्शी कभी वृत्त को दो जगह पर नहीं काट सकती है। ठीक है? तो स्पर्शी जब भी मैं बोलूंगा आप ड्रा कर सकते हैं। अब स्पर्शी का अर्थ समझ पा रहे हैं? ओके। इसके बाद से एक और टॉपिक है आपका इसमें, चक्रीय चतुर्भुज। ये भी सर्किल से रिलेटेड है। तो चक्रीय चतुर्भुज का मतलब ये है कि आप लोग चतुर्भुज तो जानते हैं, क्वाड्रिलेटरल जिसको बोलते हैं। जैसे कोई भी हमने ऐसे ड्रा कर लिया, ये तो क्या है? अगर आपसे पूछा जाए क्या है तो यही बताएंगे कि यह जो है एक चतुर्भुज है। अभी इसका मैं नाम भी नहीं क्लियर कर पाऊंगा कि कौन सा चतुर्भुज है। चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, आपको पढ़ाए जाएंगे, लेकिन फिलहाल में अभी क्या है? चतुर्भुज है। लेकिन यही चतुर्भुज के चारों शीर्ष अगर किसी वृत्त पर स्थित हो जाए तो इसी चतुर्भुज को अब बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। समझ में आया है? एक मिनट, इसका डिफिनेशन सुनिए। वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त पर स्थित होते हैं चक्रीय चतुर्भुज कहलाते हैं। वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त पर स्थित होते हैं चक्रीय चतुर्भुज कहलाते हैं।
अब इसका एक और पॉइंट है कि इसी सर्किल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल के माध्यम से। जैसे हम लोग को लिखना होता है कि त्रिभुज एबीसी, लिखना होता है हमको कि त्रिभुज एबीसी, तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, काम चल जाता है, हो जाता है ना। उसी तरह अगर मान लीजिए सर्किल है जिसका सेंटर O है और रेडियस R है, तो इसको हम कैसे सिंबलाइज करेंगे, कैसे सिंबल के रूप में लिख लेंगे, देखिए ऐसे C ब्रैकेट में OR। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ दिखे आपको तो आप समझिए कि ये बोल रहा है कि एक सर्किल है, सी फॉर सर्किल, एक सर्किल है जिसका सेंटर O है और त्रिज्या R है। समझ में आया सर्किल का नोटेशन? ठीक है, तो किसी भी सर्किल को डिनोट करने का तरीका है। तो देखिए हम लोग सर्किल, ट्रायंगल और रेखाओं पर जो है बहुत से डिफिनेशन सीख लिए और जान लिए, आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। अब यहां से शुरू होता है हम लोगों का रेखा गणित के थ्योरम, यानी ज्योमेट्री के थ्योरम। और ये थ्योरम बहुत इंटरेस्टिंग है, केवल आपको याद रहे अगर तो एग्जाम में आपको अंकगणित से बहुत अच्छा मतलब कि रिस्पांस देगा। कि केवल आपको, एक मिनट, त्रिज्या का कोई और नाम है? त्रिज्या को भाई रेडियस कहते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। त्रिज्या कहिए या रेडियस बोलिए, इंग्लिश में रेडियस और हिंदी में त्रिज्या ही बोलते हैं इसको। हेमा, त्रिज्या बोलते हैं या रेडियस बोलते हैं? तो अब इसमें जो है हम लोग जैसे थ्योरम अब पढ़ना शुरू करेंगे और वो थ्योरम केवल आपको याद रहेगा तो एग्जाम में जाकर केवल जो पूछेगा और आपके मन में याद रहेगा, ट्रिक मारते हैं। इसमें कैलकुलेशन एकदम नहीं करना होता है गणित की तरह, इसमें बहुत ही आसान ये चीज है, जिसको याद है उसको बहुत बढ़िया लगता है और जिसको याद नहीं है उसकी बस की बात तो नहीं रहता है, ठीक है ना। अच्छे, एक आदमी बोले अर्ध व्यास, ठीक है, चलिए भाई, तो पहले ही आपको समझा दिए थे कि व्यास का आधा भाग, ठीक है ना। तो अर्ध व्यास भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अर्ध व्यास कहिए या त्रिज्या कहिए या रेडियस कहिए, ठीक है। वो तो पहले ही मैं समझा दिया था कि व्यास में जो है 2 रेडियस होता है, तो उसी को आप बोल रहे हैं कि व्यास का आधा, इसको कह सकते हैं अर्ध व्यास, ठीक है। ओके, अब यहां पर आइए, हम पढ़ेंगे प्रमेय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं थियरम, और एक होता है अभिग्रहित, अभिग्रहित जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियोम, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस को थोड़ा समझ लीजिए आप लोग, कि कभी कोई पूछ दे कि भाई थ्योरम और एक्सियोम में क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो आप बताएंगे कि जिस तथ्य को, जिस कथन को हम प्रूफ कर सकते हैं, यानी सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना, सिद्ध कर सकते हैं। देखिए मैं जानबूझकर लिख रहा हूं, हाईलाइटेड कर रहा हूं कि ये चीज आपको चित्र के रूप में याद हो जाए। जिस कथन को, जैसे हम कोई बात कह रहे हैं अपने मुख से और उसको लिख कर प्रूफ भी कर सकते हैं, तो ऐसे चीज को बोला गया थियरम। समझ गए आप लोग? जैसे मैं कहूं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, मैंने मुख से बोल दिया, क्या मैं इसको लिख कर प्रूफ कर सकता हूं? अगर प्रूफ कर सकता हूं तो क्या हो जाएगा? थियरम। अगर केवल कह रहा हूं और प्रूफ नहीं कर पा रहा हूं, सिद्ध नहीं कर पा रहा हूं, तो उसको कहते हैं एक्सियम। क्या इन दोनों में डिफरेंस को आप लोग समझ पाए हैं अभी? यस, एक बार और बोल रहा हूं मैं, जिस कथन को प्रूफ न किया जा सके वह है एक्सियम, यानी अभिग्रहित। जिस कथन को हम सिद्ध कर सकते हैं वह है थियरम, यानी कि प्रमेय। तो जब मैं कोई एक्सियम बोलूंगा तो समझ जाएगा कि ये केवल मुंह से कहा जा सकता है, इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जब मैं थियरम बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे कि इसको कहकर प्रूफ भी किया जा सकता है। तो दोनों में डिफरेंस को हमने बताया और आप लोगों ने समझा। कभी भी एक्सियम और थियरम में डिफरेंस को आप बता सकते हैं। हिंदी में प्रमेय और अभिग्रहित इसको बोला जाता है, ठीक है।
जैसे मान लीजिए कहा जाए कि कोई व्यक्ति कोई भी वस्तु का आधा उससे छोटा होता है, समझ में आ रहा है? कोई भी वस्तु अपने से बड़ा होता है, ये सब कुछ मैं बोल रहा हूं सही सही बोल रहा हूं, लेकिन इसको सिद्ध करने का कोई गणितीय तथ्य नहीं है कि कोई वस्तु अपने से बड़ा होता है, कोई वस्तु अपने के बराबर होता है। ऐसे जो बोल रहा हूं चीजें, इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता है, ठीक है? तो ये जो है एक्सियोम है, और जिसको हम प्रूफ कर देंगे वो क्या हो जाएगा? थ्योरम। तो हम शुरू करते हैं थ्योरम, यानी कि प्रमेय। अब बहुत से थ्योरम आपको छोटे छोटे मैं बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। प्रमेय फर्स्ट, आप लोग तैयार रहिएगा भाई, बहुत लंबा ये थ्योरम है, मतलब कि हम 30-36 थ्योरम आप लोगों को याद करवाएंगे इसमें, जो एग्जाम में डायरेक्ट टिक मारने लायक होगा। जैसे पहला इसमें थ्योरम है हम लोगों का कि यदि, इसमें थ्योरम है कि यदि कोई रेखा, ध्यान सुनिएगा, अब सारी डिफिनेशन आपके पास हो चुका है, केवल थ्योरम तैयार करना है। यदि कोई रेखा दो समांतर रेखाओं में से किसी एक पर लंब है तो वह दूसरे पर भी लंब होगा। देखिए, ये दो समांतर रेखा हो गई, ठीक है, एल और एम। मैं कह रहा हूं कि एक पी रेखा है जो एल पर लंब है, यानी कि पी यदि एल पैरेलल, देखिए पैरेलल का सिंबल है, जब दो रेखाएं समांतर होती है तो उसको ऐसे लिखा जाता है पैरेलल, उसको पढ़ा जाता है एल पैरेलल एम, यानी एल रेखा एम की क्या है? समांतर है। तथा पी परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर का चिन्ह है, जब ऐसा चिन्ह कहीं लिखा हुआ हो तो समझ जाइएगा कि ये लंब का चिन्ह है, यानी कि यह रेखा इस पर लंब है, पी परपेंडिकुलर एल। ये बताइए, सब कुछ आपको दिख रहा है ना कि एल पैरेलल एम, एल एम के पैरेलल है, समांतर है, और पी जो है एल पर क्या है? लंब है। तो यह थ्योरम कहता है कि जब यह इस पर लंब है तो इस पर भी जरूर लंब होगा। आप लोग इस बात से सहमत है? क्योंकि जब ये दोनों पैरेलल है तो यह 90 डिग्री होगा, तो इस पर भी जाएगा तो 90 ही डिग्री जरूर होगा। और जब दोनों 90 डिग्री हो जाएगा तो संगत कोण बराबर हो जाएंगे, और संगत कोण जब बराबर होती है तो पक्का ये दोनों रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। तो ये इतना हमें अभी नहीं यहाँ डिटेल में जाना है, बस थ्योरम मैं याद करवा रहा हूं कि यदि दो रेखाएं समांतर हो और एक तीसरी रेखा एक रेखा पर लंब होगी तो वो अपने आप दूसरे पर भी लंब हो जाएगी, ठीक है? तो इस थ्योरम को आप लोग लिख सकते हैं, ये अपने से बनाकर लिख लीजिएगा, या शॉर्टकट में इतना लिख बना लेंगे चित्र तो काम चल जाएगा कि यदि एल पैरेलल एम तथा पी परपेंडिकुलर एल, तो क्या गारंटी मिल गया कि पी जरूर परपेंडिकुलर होगा एम पर, यानी ये हमारा रिजल्ट बन गया, ठीक है? यानी इतना चीज मालूम है तो हम इतना कहने के हकदार है, इतना हम कह सकते हैं। ये थ्योरम समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें, जानकारी आपको रखना है बस इसका। चलिए ठीक है, एक बार और बोल दे रहा हूं, यदि दो रेखाएं समांतर हो और उसमें से किसी एक रेखा पर कोई तीसरी रेखा लंब हो तो वह दूसरके पर भी लंब होती है, ठीक है? ओके। प्रमेय 2 देखिए, ये प्रमेय 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमेय 2, यदि दो समांतर रेखाओं को, दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा, कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद करे तो पहला चीज, संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे।
देखिए जब मैं पिछले वीडियो में पढ़ाया आप लोगों को पिछले क्लास में, तो उसमें देखे होंगे कि मैंने यही बताया था कि जब दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है तो तीन प्रकार के कोण बनते हैं, संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण। उसके बारे में मैं कुछ रिलेशन नहीं दिया था, लेकिन आज मैं थ्योरम में बता रहा हूं कि यदि दो समांतर रेखाओं को, यहाँ पाबंदी लगाया गया है कि समांतर होना जरूरी है, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो पहला ये थ्योरम आपको याद कर लेना है कि संगत कोण बराबर होंगे, इसकी गारंटी है। और दूसरा है एकांतर कोण बराबर होंगे, ठीक है। और तीसरा आपका इसमें थ्योरम है कि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा, ठीक है। मैंने तीन तथ्य लिखा हूं, तीनों को मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। जैसे ये दो समांतर रेखा मैंने खींच दिया, ठीक है, इसको तिर्यक रेखा भी यहां पर काट दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कोण इसमें बन गया है, आप लोग पढ़ चुके हैं पहले से। तो बताइए इसको 1 को और 5 को क्या कहते हैं? 1 को और 5 को क्या बोलते हैं? संगत कोण। बहुत बढ़िया। संगत कोण 1 5 है, 2 6 है, 3 7 है, 4 8 है, यानी जैसा इसमें का लोगे वैसा ही नीचे भी लोगे तो संगत कोण कहलाता है। तो संगत कोण के चार जोड़े हैं, 1 5 2 6 3 7 4 8, चार जोड़े जो है संगत कोण है। तो मैंने पिछले जो लाइव क्लास लिए थे उसमें केवल बताया था कि संगत कोण कौन होता है, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि ये संगत कोण गारंटी है कि बराबर होंगे, यानी कि 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, इसकी गारंटी है। ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 6 नंबर वाला 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों रेखा क्या है, समांतर हो गई है। और उस दिन मैं कैसे भी खींच लिया था, ऐसे कैसे भी बना दिया था, ठीक है। तो ये थ्योरम एक बार और बोल रहा हूं, ये दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तो संगत कोण बराबर होंगे, अर्थात अर्थात में बोलिए तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, दूसरा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इज इक्वल टू, देखिए इस लाइन के नीचे है, इस लाइन के नीचे वाला बोलिए एंगल 8। ये हमेशा सत्य रहेगा, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल लेके आप लोगों से पूछेंगे भी, क्लियर करा देंगे अभी हम। दूसरा ये थ्योरम कह रहा है इसमें कि अगर दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होंगे। एकांतर कोण किसको बोलते हैं? उस दिन का सिखाया गया आप लोगों को पिछले क्लास में। 4 के एकांतर कौन है? 6। एकांतर 4 के एकांतर कौन है? 6 है। तो बताइए एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ये अगर 4 है तो 6 के बराबर होगा, जैसे 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा। एंगल 3 के एकांतर कौन है? 5, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। क्या आप लोग दूसरे पॉइंट को समझ पाए हैं? एकांतर कोण बराबर होंगे, समझ गए हैं? ठीक है, चलिए ओके ओके ओके। आइए यहाँ पे अंतःकोण किसे कहते हैं, थोड़ा कोई एक नाम पकड़ के बताए तो अंतःकोण का जोड़ा कौन है? चलिए रचना बताइए आप, अंतःकोण का जोड़ा कौन है? इंटीरियर एंगल 4 5 6, भाई 2 बोलिए कम से कम, 4 5, बहुत बढ़िया। देखिए ये जो डिजाइन देख रहे हैं इसके भीतर ये जो दोनों कोण छुपे हुए हैं इसको बोलते हैं अंतःकोण युग्म। एक इधर भी देखिए, इस दोनों तीनों रेखाओं में जो छुपा हुआ है इसको बोलते हैं अंतःकोण युग्म। तो 4 5 और 3 6, तो कहने का मतलब कि एंगल 3 प्लस एंगल 6, 3 प्लस 6 जोड़ने पर गारंटी है कि 180 डिग्री होगा। 4 5 एंगल 4 एंड एंगल 5 को जोड़ेंगे तो गारंटी है कि 180 डिग्री होगा।
यानी कि ये दोनों मिल के 180 होना एकदम गारंटी है, और इन दोनों को मिलकर भी 180 होना एकदम कंपलसरी है। तो ये बताइए, इस थ्योरम को आप लोग समझ पाए हैं? 2 नंबर का थ्योरम जो बताए हैं, जिस किसी को ना समझ में आया वो नो लिखे, मैं एक बार और समझा दूंगा, लेकिन अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ओके, एक बार मैं दोहरा रहा हूं। ये दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो पहली थ्योरम, संगत कोण बराबर होंगे। दूसरा थ्योरम, एकांतर कोण बराबर होंगे। तीसरा थ्योरम, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। जैसे मैं इस पर क्वेश्चन भी आप लोगों को अभी पूछ रहा हूं और करा रहा हूं, देखिए। चलिए, ये रेखा हो गई और यह रेखा हो गई, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं एल और एम, यहां साइड में लिख दिया हूं कि एल पैरेलल एम, इसकी गारंटी है कि समांतर है। एक यह ट्रांसवर्सल लाइन की हुई है, ओब्लिक्यू लाइन भी कहते हैं, तिर्यक रेखा, ये मान लो कि पी है। अब यहां पर मैं लिख दिया यहां पर 1, ठीक है, या एक्स वाई जेड, है ना, और यहां पर क्यू लिख दिए। ये आपका एम एन ओ और ये आपका एस हो गया, एस। चलिए, मैं बोल रहा हूं कि यदि x बराबर 55 डिग्री, ध्यान सुनिएगा, यदि x बराबर 55 डिग्री, तो बताइए कि m बराबर, एंगल m बराबर 55 डिग्री। बहुत बढ़िया, देखिए ये है संगत कोण, x के संगत कौन है, m, इस लाइन के ऊपर तो इस लाइन के ऊपर, इसलिए संगत कोण बराबर होते हैं, हमने पढ़ लिया है थ्योरम। अब हम कहेंगे कि x 55 है तो m भी 55 होगा, ठीक है। इसी में देखिए, अगर मैं पूछ रहा हूं कि अगर एंगल Q बराबर 60 डिग्री, ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि एंगल N बराबर कितना। अच्छा, थोड़ा एंगल बड़ा लिख रहे हैं भाई, चलिए ठीक है। तो बताइए, एंगल Q बराबर 60 डिग्री, तो एंगल N बराबर 60 डिग्री, क्यों क्यों बताइए। एकांतर कोण, देखिए Q का एकांतर कौन है, N, हमने थ्योरम पढ़ा कि एकांतर कोण बराबर होता है, इसलिए Q 60 है तो N भी क्या होगा, 60। एक चीज और देखिए, अगर मैं कहूं कि एंगल ये Z है, एंगल Z इज इक्वल टू, एंगल Z इज इक्वल टू 70 डिग्री, ध्यान से देखिए, एंगल Z इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो एंगल N इज इक्वल टू कितना। बहुत बढ़िया भाई, 70 कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग 110, इसमें डाउट है। 110 डिग्री करेक्ट आंसर है, अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो बताओ, Z प्लस N बराबर 180, तो 70 प्लस N बराबर 180, तो N बराबर 110 डिग्री। तो ये 3 क्वेश्चन समझिए कि आ जाता है एग्जाम में, अगर आपके पास एक थ्योरम है तो देख कर बता देंगे, कभी कलम भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर पाएंगे अब लोग। इसको भरमाने के लिए देखिए कैसे क्वेश्चन देता है, एक और मैं एग्जाम की तरह क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको, ऐसे करता है, ठीक है। ऐसे डिजाइन कुल बना दिया, P Q R S T U, ऐसे बना दिया, और ये दे दिया आपका 80 डिग्री, ठीक है। आपसे जो है ये कोण पूछेगा कि x कितना है, तो देखिए कैसे बताएंगे देख करके, कोई बताएगा। ये 80 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा। राहुल कुमार 80, जयप्रकाश 80, सुशील यादव 89 गलती से लिखे हैं कि जानबूझ के लिखे हैं, मोनिका 80। चलिए देखो कैसे मैं कर रहा हूं, दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा, ध्यान से देखो, इसको डैश डैश बढ़ा देंगे तो बहुत बढ़िया से आपको समझ में आएगा।
दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है, तो इस लाइन के ऊपर 80, तो इस लाइन के ऊपर भी 80 संगत कोण बराबर होंगे। अब देखिए, इसको पीछे बढ़ा दे रहा हूं, इसको और नीचे बढ़ा दे रहा हूं। फिर दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है, तो इस लाइन के ऊपर 80, तो इस लाइन के ऊपर 80। बताइए, थ्योरम अगर आपको याद है तभी तो लगाए कि संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को दो थ्योरम मैंने क्लियर करा दिया। इसमें कोई डाउट है तो आप लोग बोलिए। कोई डाउट नहीं है ना? चलिए तीसरा थ्योरम देखिए। इसी तरह आपको सारे थ्योरम दिमाग में भर जाएगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। जब सामने क्वेश्चन आएगा ना, थ्योरम अपने आप याद आ जाएगा। तीसरा थ्योरम है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, यानी अपोजिटली वर्टिकल एंगल आर इक्वल। अपोजिटली वर्टिकल एंगल आर इक्वल, ये थ्योरम है। ये बताओ, इसको थ्योरम कह रहा हूं, इसका मतलब समझ रहे हैं? यानी जो कह रहा हूं उसको प्रूफ भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को प्रूफ में बताया नहीं जा रहा है, केवल याद कराया जा रहा है। देखिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो चार कोण बनते हैं। आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था, चार कोण बनता है, जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो बताइए, इसमें दो जोड़ा शीर्षाभिमुख कोण पढ़ाए थे उस दिन कि इसके सामने वाला जो एक दूसरे के सामने जो मुख किया हुआ है वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। तो उस दिन केवल मैंने डिफिनीशन बताया था कि शीर्षाभिमुख कोण यह है, यह है। लेकिन आज मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 3 तथा एंगल 2 बराबर एंगल 4। इसकी गारंटी है कि होगा। इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, इसलिए इसको हम लोग थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो ये बताइए, क्लियर है? थ्योरम याद रहेगा कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। कहीं भी ऐसा डिजाइन बने तो आप कह दीजिएगा कि अगर ये 30 है तो ये 30 होगा, ये 60 है तो ये 60 होगा, इसकी गारंटी है। जैसे एग्जाम्पल भी देख लीजिए, जैसे ये जो है, मैं एक पैरेललोग्राम बना दिया। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर ये बढ़ा करके एक पैरेललोग्राम है ये। मैं क्या किया कि इसको ले जाकर के ऐसे काटते हुए आगे बढ़ा दिया और इसको डैश डैश ले जाके यहाँ मिला दिया। ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, ई पर काट रहा है, ए पर जाके उससे मिल गया। तो अगर मैं कहूं कि यह 80 डिग्री है, तो बताइए ये अब पूछना पड़ेगा कितना डिग्री है, कितना होगा? 80 डिग्री। क्योंकि यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण दिख रहा है, दो रेखा एक दूसरे को काट रही है, तो ये 80 है तो ये भी 80 होगा, इसकी गारंटी है। इसी को कहते हैं थ्योरम, यानी शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए चौथा थ्योरम देख लीजिए। ये सब नंबर से याद रखना है, क्योंकि मैं इसी के आगे चलता रहूंगा। 30, 40, 36 थ्योरम लगभग हम बताएंगे इसमें। ठीक है ना? तो देखिए, ये थ्योरम है कि त्रिभुज का मतलब कि कोई भी त्रिभुज हो, मैं नाम नहीं पकड़ रहा हूं, त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, कह रहा है कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप लोगों को पहले से भी पता है, तो इसे भी थ्योरम कहते हैं। क्यों थ्योरम कहते हैं? चलो बताइए, इसको थ्योरम क्यों कह रहा हूं कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसको थ्योरम क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसको कैन बी प्रूव्ड, हाँ, इसको प्रूव किया जा सकता है। आइए मैं प्रूव करके भी एक थ्योरम आज दिखा रहा हूं ताकि आपको विश्वास हो जाए। देखिए, जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया,
ये कक्षा 9 के क्लास में सारे प्रूफ करने होते हैं हम लोग को, लेकिन आप लोगों को तो केवल जो है उसका क्रीम चाहिए, बस समझ में आ रहा है ना, केवल क्रीम चाहिए। जैसे ए है, बी है और सी है, मैं प्रूफ करना चाहता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये थ्योरम किसी ने बोल दिया, मान लीजिए बुक से बोला कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो किसी ने कहा कि सिद्ध करो, इसको प्रूफ करो भाई, तो उसने प्रूफ कर दिया, इसीलिए इसको थ्योरम में शामिल कर लिया गया। कैसे प्रूफ किया देखिए, जानते हैं जब हम प्रूफ करते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि रचना करना, ठीक है ना, रचना करना पड़ता है हम लोग। तो रचना करने का मतलब अपना जो भी आपको खींच खाच करना है इसमें अपने माइंड से कीजिए, जिससे हम प्रूफ कर सके। तो मैं क्या कर रहा हूं रचना में कि बिंदु ए से बीसी के समांतर, बीसी के समांतर रेखा ईएफ खींचा। एक बार आपको प्रूफ कर रहा हूं ताकि आज के बाद कहेंगे नहीं कि प्रूफ कीजिए। तो बताओ ए से बीसी के समांतर रेखा कैसे खींचोगे, ऐसे ही ना, देखो पैरेलल लाइन खींच रहा हूं, कौन खींचा, ईएफ, ईएफ। बताइए इसमें किसी को प्रॉब्लम है, मैंने ये रचना किया अपने मन से, ठीक है, नो। तो अब देखिए इस एंगल का नाम मैं रख दे रहा हूं अपने मन से 1, एंगल 1, इसका नाम रख दे रहा हूं एंगल 2। ये आपका कौन सा एंगल है, ए, ये है आपका बी और ये है आपका सी, है ना। तो ये बताइए इसको चाहे तो मैं पीछे की ओर कितना खींच सकता हूं, क्योंकि रेखा की लंबाई क्या होती है, अनंत होती है। और इस रेखाखंड को चाहे तो मैं आगे की ओर बढ़ा सकता हूं इस तरह से, इसको चाहूं तो इसको खींच करके इधर बढ़ा सकता हूं। अब बताइए ये दो समांतर रेखाएं आपको दिख रही है, उसको तिर्यक रेखा काट रही है, तो बताओ एकांतर कोण बराबर होगा कि नहीं, अर्थात एंगल 2 जो देख रहे हैं वो किसके बराबर होगा, क्योंकि एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल सी के। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, अभी पढ़े कि एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब यहां आइए, फिर दो समांतर रेखाओं को देखिए, एक दो समांतर रेखाओं को फिर तिर्यक रेखा काट रही है, तो बताइए एकांतर कोण फिर बराबर होगा कि नहीं, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल बी। किसी को डाउट है तो बोले, सही है इतना। जब इतना आप मान गए तो ये बताइए ये ईएफ रेखा है, ईएफ एक रेखा है ना, आप लोगों को पता होगा कि एक रेखा पर एक ओर कितना भी कोण बना लीजिए, एक रेखा पर एक ओर कितना भी कोण बना लीजिए, इन सबका जोड़ कितना होता है, बोलिए, 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, एक मिनट, 180 डिग्री। तो बताओ ये रेखा है ना, इस रेखा पर 1 2 3, 1 2 3 कोण बने हैं ना, तो एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 होना चाहिए कि नहीं, बोलिए 180 होना चाहिए ना। तो एंगल 1 के जगह पर बी लिख दूं, एंगल 2 के जगह पर एंगल सी लिख दूं, देखिए प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इस तरह से जितने भी मैं थ्योरम बता रहा हूं सबका प्रूफ कराया जाता है क्लास 9th में, लेकिन आप लोगों को केवल याद करना है, आने की आराम है, पर ज्यादा मेहनत आप लोगों को नहीं, ठीक है। तो ये आपका थ्योरम कैसे याद रखेंगे आप लोग, बस एक लाइन में याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। से थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे भाई। चौथा थ्योरम, आपने पढ़ा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब मैं बता रहा हूं चौथा थ्योरम देखिए, ये बताइए बहिष्ठ कोण किसे कहते हैं, आपको मालूम है ना, अब नहीं ना बताना पड़ेगा कि किसी भी त्रिभुज के किसी भुजा को आगे की ओर बढ़ा देने से बना कोण
बहिष्कोण कहलाता है। तो बहिष्कोण पर एक थ्योरम बन गया है, किसी ने इसको प्रूव किया और बना दिया। कहा कि किसी त्रिभुज के का बहिष्य कोण, किसी त्रिभुज का बहिष्य कोण किसी त्रिभुज का बहिष्य कोण सुदूर, देखिए यहां पर लिखा हूं मैं, सुदूर के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। देखिए भाई, किसी गणितज्ञ ने ये तथ्य अपने जबान से सुनाया, ये तथ्य को अपने मुख से बोला और इसको प्रूफ करके उन्होंने दिखा दिए, तब से जो है थ्योरम में शामिल हो गया है। उन्होंने क्या कहा है थोड़ा इसको समझिए, अगर नहीं समझ पा रहा है तो मैथमेटिकली समझिए। उन्होंने कहा कि किसी त्रिभुज, तो चलिए कोई त्रिभुज बना लिया जाए ABC, बताओ यहां तक समझ में आया? किसी त्रिभुज का बहिष्य कोण, चलिए इसका एक बहिष्य कोण बनाया जाए। मैं BC को बढ़ा रहा हूं आगे की E तक बढ़ा दिए, तो बोलो बहिष्य कोण कौन बन गया? एंगल ACE, यानी बहिष्य कोण बन के तैयार हो गया, बहिष्य कोण ACE। यहां तक समझ में आया कि किसी त्रिभुज का बहिष्य कोण सुदूर का मतलब समझिएगा, सुदूर का मतलब इस बहिष्य कोण के पास वाले कोण को छोड़ दिया जाए। तो त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, जिसमें से पास वाले को छोड़ दिया जाए तो सुदूर, यानी एकदम ये दूर वाले जो 2 कोण बच जा रहे हैं, इनके जोड़ के बराबर अकेले होता है। यानी कि अगर ACE बराबर एंगल A प्लस एंगल B, बोलिए थ्योरम समझ में आ गया आप लोगों को? सुदूर का मतलब समझे हैं कि बहिष्य कोण के पास वाले को छोड़ दिया जाए तो दूर वाले जो 2 कोण दिख रहे हैं, प्यांशु, ओके, वो दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है। इसको उस गणितज्ञ ने प्रूफ भी करके दिखा दिया, इसीलिए इसको कहा गया थ्योरम। अब प्रूफ नहीं ना चाहिए आप लोगों को? प्रूफ नहीं चाहिए ना, आपको बस थ्योरम ही याद कर लेना है। कैसे? किसी त्रिभुज, देखो चित्र देखकर बोलो, इसको मत याद करो, चित्र देख के बोलो। किसी त्रिभुज के बहिष्य कोण का मान उसके सुदूर के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। किसी त्रिभुज के बहिष्य कोण का मान उसके सुदूर के अंतः कोण के योग के बराबर होता है। अब इस पर मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं, देखिए कैसे। ये चौथे थ्योरम पर क्वेश्चन ऐसे मिल जाता है, देखिए ऐसे LMN, ठीक है। यहां पर जो है इसको मैं बढ़ा ले गया Q पर, ये बता दिया ये जो है 110 डिग्री, ये दे दिया आपका 60 डिग्री। आइए आपसे पूछ दिया तो कितना बताएंगे इस कोण को? शुभम 50 डिग्री, ये शुभ 50 डिग्री, यानी कि सबको समझ में आ गया ना जी। क्योंकि आपने देखा कि ये बहिष्य कोण है, तो बहिष्य कोण का मान सुदूर, माने इसको छोड़ दिया जाए तो इन दोनों के जोड़ के बराबर होना चाहिए 60 प्लस क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 50। ये बताइए आप लोगों को ये अंकगणित से आसान नहीं लग रहा है? केवल समझना है, माइंड लगाना है, आपको देख कर आंसर बोलना है, यही इसका फायदा है कि जो लड़का इसका एक बार अगर गहराई से स्टडी कर ले तो उसको 10 सवाल आपको 5 मिनट में हो सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है केवल चित्र देख करके आपको टिक मार लेना होता है कितना इसमें होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके 4 क्वेश्चन, 4 जो है इसमें जो है थ्योरम कंप्लीट हो गया है, 4 थ्योरम कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना? एक थ्योरम और देखा जाए, 5वां थ्योरम। 5वां नंबर थ्योरम देखिए क्या है। ये हिंदी में जो लिख रहा हूं इसको किसी ने बोला और प्रूफ किया, कैसे देखिए।
दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं, समान होता है। अब बताइए, किसी गणितज्ञ ने इतना बढ़िया खोज किया है और इसको प्रूफ भी कर दिए कि दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो हिंदी तो समझ में बहुत लोगों को नहीं आ रहा होगा, लेकिन चित्र बड़ी तेज समझेंगे आप लोग। देखिए, जैसे मैंने एक समांतर रेखा खींचा L और एक और समांतर रेखा खींचा M। ये बात समझ में आ गई? दो समांतर रेखाओं के मध्य यानी इसके भीतर एक ही आधार पर, चलिए मैं एक आधार चूज कर रहा हूं AB। त्रिभुज में होता है ना आधार लंब कोण होता है ना, तो मैंने एक आधार बेस चुन लिया AB और इस पर त्रिभुज बनाने का कोशिश कर रहा हूं। देखिए ABC त्रिभुज बनाया हूं ना, मैं फिर इसी आधार पर एक और त्रिभुज बना रहा हूं, थोड़ा तिरछा। देखिएगा C डैश, बोलिए ये भी त्रिभुज है ना, समझ पा रहे हैं आप लोग? और भी अगर चाहें तो आप कहीं तिरछा और ले जा सकते हैं इसे, C डबल डैश। तो बताइए मैंने कितना त्रिभुज बनाया हूं इसमें? 3। पहला का नाम रख रहा हूं ACB, दूसरा का नाम रख रहा हूं AC डैश B और तीसरे का नाम रख रहा हूं AC डबल डैश B। आप तीनों ही त्रिभुज का कोई पूछे कि आधार क्या है तो क्या बोलेंगे? तीनों ही त्रिभुज का आधार क्या है? बेस AB, AB, AB। बहुत बढ़िया। तो बताओ, ये कहीं बेस पर मैंने 3 त्रिभुज बनाया, तीनों के जब क्षेत्रफल मापा गया, एरिया निकाला गया, तो तीनों ही का क्षेत्रफल बराबर आ गया। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल AC डैश बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल AC डैश B। तो अब बताइए, कहीं भी ऐसी चित्र आपको दिख जाए कि दो समांतर रेखाओं के बीच में कहीं त्रिभुज बने हैं, कहीं बेस पर इधर उधर जा करके, तो सबका एरिया क्या कहेंगे कि बराबर होगा। यानी अगर ये 10 वर्ग मीटर जमीन है तो ये भी 10 वर्ग मीटर जमीन कब्जा किया होगा, ये भी 10 वर्ग मीटर किया होगा। कोई 21 नहीं कर सकता है, 11 नहीं कर सकता। ये थ्योरम समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, एक बार मैं बोल रहा हूं, सुनिएगा फिर। देखो यही हिंदी को मैं यहां दिखा रहा हूं। ओके, दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर, दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बने सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। मनीषा, समझ में आया? राहुल जी, अरे भाई जी लिख रहा है कि जियो लिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है। देखिए, तो ये जो है चीज है कि अब जो है एक ही आधार पर अगर जितने भी त्रिभुज बनाएंगे इसके एरिया क्या कहेंगे कि बराबर है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं। देखिए, जैसे ये एक त्रिभुज है ABC, मैंने एक यहां पर पैरेलल लाइन खींच दिया EF, अब मैंने इसको मिला दिया। ठीक है, इसको भी मिला दिया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें EF किसके समांतर दिख रहा है? BC के। EF समांतर BC। तो बताओ, इसमें मैं कहूं अगर कि यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल BCF बराबर 120 वर्ग सेंटीमीटर,
यानी कि बी सी एफ देख रहे हो ये वाला, इसका क्षेत्रफल बोल दिया कि 120 वर्ग सेंटीमीटर है। तो कहेगा कि बताओ बी सी एफ का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल। तो आप लोग क्या बोलेंगे 120। और जो नहीं थ्योरम देखा रहेगा वो इधर उधर देखेगा, है ना, कि कैसे बताएं। समझ में आ रहा बात? क्योंकि दो समांतर रेखाएं देखिए दिख रहा है, एक ही बेस पर एक त्रिभुज बना है, ये भी जाकर के एक ही त्रिभुज पर एक ही बेस पर बना है। तो ये ऐसे ही जगहों पे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ अगर इसका क्षेत्रफल मिटा के दिखा रहा हूं 120 है, तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा इस त्रिभुज का, तो ये भी 120 होगा, क्योंकि एक ही बेस पर दो रेखाओं के मध्य में बने त्रिभुज है। ठीक है, तो ये थ्योरम को थोड़ा बोलना सीख लीजिएगा कि एक ही दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बने सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। कोई डाउट? चलिए बताइए टाइम क्या हो रहा है, टाइम थोड़ा टाइम बताइए हमको। अच्छा ओवर हो रहा है, चलिए ठीक है, ओके ओके। चलिए भाई क्लास जो है आज ओवर किया जा रहा है, फिर हम लोग कल मिलेंगे। याद रखिएगा कि 5 थ्योरम आपको आज कराए हैं, कल लगभग 10 को थ्योरम ले हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है ना? तो कल क्लास जो है टाइम पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। गुड नाइट, गुड नाइट। ठीक है, ओके ओके। क्लास ओवर कर रहे हैं।